जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? अच्छा, हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलेजन। अब सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करेंगे। पेपर में क्वेश्चन आता है, कहता है जी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलेजन। आपको पता होना चाहिए इन कोलेजन का डिफरेंस क्या है। इलास्टिक का वर्ड क्या है कि फॉर एग्जांपल आप एक बॉल लेते हैं और उस बॉल को दीवार से हिट करते हैं, तो बॉल क्या करेगी? इट विल बाउंस बैक। तो अब क्या हो रहा है कि इस केस में आपने जो भी एनर्जी प्रोवाइड की, वो एनर्जी दीवार के साथ टकरा के दोबारा वापस आपको मिल रही है। तो मतलब ऐसी एनर्जी क्या है कि इसमें एनर्जी कंजर्व है। सिमिलरली अगर आप इसको बॉल को ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो बॉल दोबारा ऊपर जाएगा। जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो एनर्जी हमारे पास कौन सी एनर्जी होगी? दैट इज़ पोटेंशियल। और जब नीचे आएगा तो कौन सी एनर्जी होगी? दैट इज़ काइनेटिक। तो अब देखेंगे इस पॉइंट पे क्या होगा। ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी दोबारा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो ये जो कोलिजन है इसको हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। लेकिन इसके कंपेयरिंग में अगर हम यहाँ पे एक और कप रखें, अब कोई भी कप है, ग्लास का है, उसको आप नीचे जब फेंकेंगे तो ये कभी भी वापस नहीं आएगा। क्या होगा? ये बिखर जाएगा, कंपोनेंट इसके अलग-अलग हो जाएंगे, मतलब शीशा टूट जाएगा, ग्लास टूट जाएगा। तो उस केस में जो इसकी एनर्जी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज एनर्जी इज नॉट कंजर्व। और जो कोलिजन होगी दैट इज कॉल्ड एज एन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, हमारे पास दो तरह की कोलिजन है, एक हमारे पास इलास्टिक कोलिजन और दूसरी हमारे पास कौन सी कोलिजन है? दैट इज एन इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, तो बस इलास्टिक कोलिजन क्या है? ठीक है, और दूसरा हमारे पास है अच्छा, तो इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन के ऊपर बात करते हैं। तो क्या करेंगे इसमें? ऐसी कोलिजन जिसमें लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या है? कंजर्व है। कंजर्व का मतलब होता है रिमेन सेम। मतलब ये कि ऐसी कोलिजन जिसमें दोनों के ऊपर कोई चेंज ना आता हो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर मोमेंटम। लेकिन जो इलास्टिक कोलिजन, अगर इन इलास्टिक कोलिजन की बात करूंगा तो इस केस में लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। तो ऐसी कोलिजन जिसमें लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिक कोलिजन। और ऐसी कोलिजन जिसमें लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे तो उसको क्या बोलेंगे? इन इलास्टिक कोलिजन। अब इन इलास्टिक कोलिजन में कौन सी एग्जांपल दी थी मैंने? कप वाली एग्जांपल जो फ्लोर पे गिरता है। और इसके इसमें कौन सी एग्जांपल दी थी? ये मैंने बॉल वाली एग्जांपल दी थी जो आप दीवार से यहाँ ज़मीन से हिट करते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, बताएं जी इन दोनों की डेफिनेशंस क्या हैं, इन दोनों के डिफरेंस क्या हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये तो बात हमारे पास सिंपल डिफरेंस था। अब हम जिस टॉपिक पर जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अच्छा देखें, अब इस केस में वन डायमेंशन का जो वर्ड है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको आपने ज़रा समझना है कि क्या होता है। वन डायमेंशन को समझने के लिए हम पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे दैट इज कॉल्ड एज हेड ऑन कोलिजन। इसके सामने मैं दो एग्जांपल रखता हूँ आपके सामने, इसको देखिएगा ज़रा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैस है
ये m1 v1 इसकी वेलोसिटी है। अब क्या है, ये स्ट्रेट जाके टकरा रहा है किसी भी मास के साथ जिसका मास क्या है m2 और इसकी वेलोसिटी आपके पास क्या है v2। अब इस केस में क्या होगा कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेंगे। जब स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे तो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए इसकी वेलोसिटी v1 है तो बाद में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1 डैश और इसकी वेलोसिटी जो होगी दैट इज v2 डैश। लेकिन इस केस में एक बात आपने ज़हन में रखनी है, ये दोनों के दोनों किस पाथ में मूव कर रहे हैं, लीनियर पाथ या स्ट्रेट पाथ। अब एक और एग्जांपल से समझें इसको। मेरे पास वही बॉल है, सेम उसी तरह हमने क्या किया, एक बॉल उसको जाके स्ट्राइक करवाया दूसरे बॉल के साथ। ये हमारे पास m1 इसकी वेलोसिटी v1 और ये हमारे पास इसकी मास है इसकी वेलोसिटी v2 और इसका मास m2। अब कोलिजन कुछ इस तरह से हुई कि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं स्ट्राइक किया, थोड़ा साइड पे स्ट्राइक किया तो ये बॉल इधर मूव कर जाएगा और ये वाला बॉल इधर मूव कर जाएगा। इसकी एग्जांपल आपने बिलियर्ड में देखी होगी। तो बिलियर्ड में भी तो ये होता है कि अगर बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्राइक करें तो जो पहले वाला बॉल है वो दूसरे बॉल के पाथ पे ही चलता है, और अगर आप साइड से इसको टच करेंगे तो साइड पे टच करने की वजह से एक बॉल दूसरी तरफ चला जाएगा, एक बॉल दूसरी तरफ चला जाएगा। अब इस केस में लीनियर पाथ है, इसको बोलेंगे वन डायमेंशन, और इस केस में आपके पास टू डायमेंशन आ गई तो उसको हम टू डायमेंशन बोलेंगे। तो हमने आज जो केस डिस्कस करना है वो वन डायमेंशन वाला डिस्कस करना है, टू डायमेंशन वाला नहीं। अब इस केस में जिसमें कोलिजन बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में जाती है, वन डायमेंशन बोलते हैं इसको, बेसिकली हम बोलते हैं हेड टू हेड कोलिजन या इसको बोलेंगे हेड ऑन कोलिजन। ठीक है बॉयज, तो हम जिस केस को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो लीनियर पाथ वाला केस है जिसको हम हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। इसको ये ज़हन में रखिएगा, हम इसको केस अपने रिलेवेंट केस के ऊपर लेके आते हैं कि फॉर एग्जांपल सेम वही मैसेज जिसकी बात अभी मैंने की कि ये मैस आपके पास m1 मूव कर रहा है फॉरवर्ड विद वेलोसिटी v1 और दूसरा मैस आपके पास ये m2 इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड विद वेलोसिटी v2। अभी क्या कर रहे हैं, ये वाला जो केस है ये बॉयज केस है बिफोर कोलिजन वाला। अच्छा, बिफोर कोलिजन में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टकराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस केस में एक दूसरे तक जाने की कोशिश करेंगे, इसको बोलेंगे अप्रोच। ठीक है, और दूसरा जब कोलिजन हो गई तो कोलिजन होने के बाद अगर मास 1 है तो उसकी वेलोसिटी पहले अगर v1 थी अब हो जाएगी v1 डैश, और इसके दूसरे वाले की जो m2 है इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी m2 की वेलोसिटी v2 से v2 डैश। तो बॉयज दोनों केसेस में आप देखेंगे कि पहले केस में अगर वेलोसिटी v1 थी तो उसकी वेलोसिटी चेंज होकर होगी v1 डैश, और दूसरी की अगर v2 है तो उसकी चेंज होकर होगी v2 डैश। अब ये जो केस हम डिस्कस कर रहे थे ये केस था बिफोर कोलिजन वाला, और ये जो अभी केस डिस्कस मैंने किया ये केस था आपके पास आफ्टर कोलिजन। तो मतलब अब बॉल्स के कोलिजन के बाद बॉल्स की वेलोसिटी क्या होगी, चेंज। अब ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे के करीब नहीं आ रहे। पहले एक दूसरे की तरफ गए तो टकरा गए, अब टकराने के बाद एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे सेपरेशन। बस ये दोनों टर्म्स को आपने ज़हन में रखना है, मैं इन दोनों टर्म्स को यूज़ करूँगा। कौन कौन सी, बिफोर कोलिजन इसको बोलेंगे अप्रोच और आफ्टर कोलिजन इसको बोलेंगे हम सेपरेशन। अब दोबारा अपनी डेफिनेशन से बात करते हैं। हमने स्टार्ट किया था इलास्टिक कोलिजन में, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या कंजर्व रहेगा, इसमें लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। तो लीनियर मोमेंटम के लिए हम क्या लिखेंगे, देखिएगा लीनियर मोमेंटम वो कंजर्व है, तो अगर कंजर्व है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लिखते हैं, देखिएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं। ये वही केस है जो हमने क्लास में डिस्कस किया था लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में। तो थोड़ा और सॉल्व करें तो हम लिखेंगे m1 v1 माइनस m1 v1 डैश इज इक्वल टू m2 v2 डैश माइनस m2 v2। अब इस केस में देखिएगा कि यहाँ पे ये इसके साथ, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, देखिएगा ये इसके साथ प्लस तो जरा कि ये माइनस हो गया, और यहाँ पे ये इसके साथ प्लस इधर आके ये क्या हो गया, माइनस। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, देखिएगा क्या कॉमन आता है। तो इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा m1 v1 माइनस v1 डैश, उसको इक्वल में लगाऊंगा m2 v2 डैश माइनस v2, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये तो केस था लीनियर मोमेंटम के लिए। अगर सेम फिनोमेना
मैं काइनेटिक एनर्जी के लिए करना चाहूँ तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी के लिए भी हम यही लिखेंगे कि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो अभी हम बिफोर की बात करें या बिफोर प्लेन की बात करें, इसको लिखूंगा m1v1 प्लस 1/2 m2v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1v1 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 m1v1 स्क्वायर डैश वाला m2v2 सॉरी। तो ये देखिएगा अभी क्या अपने जहन में रखना है, जो बातें अभी मैं इसको रेस करूँगा तो जो बातें आपने जहन में रखनी है उस कौन कौन सी बातें हैं। पहली बात ये वाला केस, इसको मैं फिलहाल अरेज नहीं करा क्योंकि अगर हम इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ तक इक्वेशन नंबर 1 दोबारा मैं लिख दूंगा, लेकिन आपने इसको जहन में रखना है। मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ। अच्छा वो तो ना ड्रेस सेंड कर रहे हैं मैं अपने कॉलेज आते हैं, इतनी सेंड कर देना टीसीएस कर रहे हैं। तो बॉयज़ पहली इक्वेशन जो भी निकाली थी हमने निकाली m1v1 माइनस v1 डैश दैट इज इक्वल टू m2v2 डैश माइनस v2। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे काइनेटिक एनर्जी के बिहेवियर के ऊपर। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने इक्वेशन लिखी थी 1/2 m1v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/2 m2 पहले सॉरी m1v1 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 डैश का स्क्वायर। तो ये हमारे पास केस बना। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आप स्टार्टिंग पे देखें, सिंपल ये 1/2 कॉमन लेके काट दें, बाकी क्या बचेगा, बाकी जो बच रहा है उसके आपके सामने लिख रहा हूँ, उसको लिखूँगा m1v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 कट गया m2v2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू m1v1 डैश का स्क्वायर प्लस m2v2 डैश। ऐसे इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, अब देखेंगे। बस बनेगा m1v1 का स्क्वायर माइनस m1v1 डैश का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू m2v2 डैश का स्क्वायर माइनस m2v2। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है बस, तो आप लिखेंगे m1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा v1 का स्क्वायर माइनस v1 डैश का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू m2v2 डैश का स्क्वायर माइनस v2। तो आगे क्या बनेगा बॉयस, इसको अगर सॉल्व करते हैं मजीद तो हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो फार्मूला क्या बनेगा, इसके इसमें फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। तो बॉयस अब इसको लिखेंगे v1 प्लस v1 डैश, क्या लिखेंगे v1 माइनस v1 डैश। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर ये फॉर्मूला लगाया दैट इज इक्वल टू m2v2 डैश प्लस v2, आपके पास आगे क्या बनेगा v2 डैश माइनस v2। तो बॉयस ये हमारे पास बन गया। तो इतने हिस्से में हमारे पास दो इक्वेशंस रेडी हुई। कौन कौन सी, एक हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और दूसरी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बॉयस, तो कितनी इक्वेशंस बनी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो इसको जेन में रखना, मैं इसी को दोबारा आगे यूज़ करता हूँ।
तो बाद में लेकिन तुम बता नहीं दूसरी इक्वेशन हमारे पास बनी m1 v1 प्लस v1 डैश v1 माइनस v1 डैश m2 v2 डैश प्लस v2 v2 डैश माइनस v2 दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करें, हम इसको इसमें डिवाइड करेंगे 2 को किसके साथ, 1 के साथ। तो क्या बनेगा बॉयस, तो हम इसको लिखेंगे m1 v1 प्लस v1 डैश फिर v1 माइनस v1 डैश दैट इज इक्वल टू m2 v2 डैश प्लस v2 डैश माइनस v2। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय 1। तो उसको लिखेंगे m1 v1 माइनस v1 डैश डिवाइडेड बाय तो बॉयस कुछ कैंसिल आउट हो रहा है इस केस में, देखेंगे m2 से m1 से v1 ये वाला माइनस के साथ कैंसिल आउट होगा। बाकी क्या बचेगा, बाकी आपके पास बचेगा ठीक है। तो ये हमारे पास केस बना। अच्छा, अब इस केस में दोबारा जो बात मैं आपको पहले बता के गया था उसको देखिएगा। बिफोर कोलिजन के ऊपर बात थी v1 और v2 की, और आफ्टर कोलिजन पे बात थी v1 डैश और v2 डैश की। तो उसको जरा ऐसे सेपरेट करते हैं, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 डैश माइनस v1 डैश। ये बाइस बनेगा मेरे पास। तो मैंने क्या किया, ये माइनस, ये प्लस इधर के माइनस, ये प्लस इधर के माइनस, इस साइड से कॉमन ले, देखिए क्या बनेगा, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, v1 डैश माइनस v2 डैश। तो भाई ये बेसिकली हमारे पास वो क्वेश्चन है जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन इसके रिलेटेड बनता है। ठीक है, इसको के नंबर 3 बोल रहा हूँ और इसको के नंबर 4 बोल रहा हूँ। तो भाई ये वाले केसेस देखें, ये वाले केसेस कौन से हैं, ये वाले केसेस बिफोर कोलिजन हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, मतलब ये वाला जो केस था ये कौन सा था, ये अप्रोच वाला केस था। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, ये बात है। अब हमारे पास क्या था, पहला जो केस हमने डिस्कस किया, ये v1 माइनस v2 था, ये इसको एक्सप्लेन करा था अप्रोच को, v1 डैश माइनस v2 डैश, यानी v1 डैश माइनस v2 डैश। ये कौन सा केस था, सेपरेशन, और इसको मैंने क्या लिखा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो बॉयज लॉन्ग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ तक आता है, कहता जी बताएं या शो करें कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो केस था, ये वो केस था जो भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा जो केस आता है वो केस आता है वेलोसिटीज़ फाइंड आउट करने के। तो वेलोसिटीज़ कैसे कैलकुलेट करनी है बॉयज, वो देखिएगा। यहाँ तक तो क्वेश्चन हमारा हो गया, लेकिन अब हमने कौन कौन सी इक्वेशन को ध्यान में रखना है। मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, और मैं इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करूँगा। देखिएगा बॉयज, ठीक है। तो अब वो क्या होगा, अब इसको लिखेंगे v1 प्लस v1 डैश दैट इज इक्वल टू v2 डैश प्लस v2। तो भाई ये इक्वेशन नंबर 3 थी जिसको मैंने हाईलाइट किया था, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। अब अगर इसे v1 डैश की वैल्यू निकालेंगे तो इधर क्या हो रहा है, इसके साथ प्लस हो जाके माइनस, तो बनेगा v2 डैश प्लस v2 माइनस v1। तो भाई ये बेसिकली मैंने कैसे निकाली, यहाँ पे इसके साथ प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो इक्वेशन बनेगी। अब इसको कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। इसको 2 में भी पुट कर सकते हैं लेकिन लेंथी हो जाएगा, लेकिन हम इसको किसमें पुट करेंगे, 1 में। तो आपके पास क्या बनेगा, m1 v1 माइनस, अब v1 डैश की वैल्यू क्या है, v1 डैश की वैल्यू है v2 डैश प्लस v2 माइनस v1। ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू, और एज इट इज। और यहाँ पे देखें m2 v2 डैश माइनस v2, ये एज इट इज, मतलब ये चीज़ एज इट इज आ गई, m1 एज इट इज, v1 एज इट इज, और ये वैल्यू हमने पुट कर दी v1 डैश की। अगर इसको आगे सॉल्व तो करें बॉयस, हम इसको लिखेंगे m1 v1, ये माइनस के साथ होगा माइनस m1 v2 डैश, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस m1 v2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस
m1v1। ठीक है बॉयस, इतने समय को क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं m2v2 डैश माइनस v2। ठीक, अब क्या करेंगे, आपको नज़र आ रहा है कि ये और ये दोनों ऐड होते हैं, तो दोनों ऐड करना है तो क्या बनेगा 2m1v1। अब इस केस में उसको क्या लिखेंगे, बाकी जो बचेगा m1v2 डैश माइनस m1v2 दैट इज इक्वल टू m2v2 डैश माइनस m2v2। क्लियर, इतने समय क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं फिर। अच्छा, अब क्या करूँ, यहाँ पे देखें आपको नज़र आएगा कि जो ये v2 डैश वाली टर्म है ये दो हैं, एक इस तरफ पड़ी है एक उस तरफ पड़ी है। तो बॉयस हम क्या कर रहे हैं, हम इसको ये जो इधर माइनस हो रहा है इधर आके प्लस करते हैं, तो आपके पास क्या बनेगा, हम इसको लिखेंगे 2m1v1। यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस m2v2 माइनस m1v2 एज इट इज दैट इज इक्वल टू m2v2 डैश प्लस m1v2 डैश। ठीक है, तो मैंने क्या किया देखिए दोबारा, ये वाली टर्म एज इट इज, ये वाली टर्म भी एज इट इज। यहाँ पे ये क्या हो रही थी माइनस, तो इधर आके क्या होगी प्लस, और ये इधर क्या हो रही थी माइनस, और यहाँ पे आके क्या होगी प्लस। अब इस केस में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, आपको नजर आएगा यहाँ से कॉमन आएगा 2m1v1, और क्या लिखेंगे इसमें से कॉमन आएगा आपके पास m2 माइनस m1, यहाँ से v2 कॉमन आ जाएगा, और इस केस में हम लिखेंगे v2 डैश कॉमन आएगा, अंदर बचेगा m1 प्लस m2। तो बाइज यहाँ तक हो गया। अब इस केस में ये इधर डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे ला के डिवाइड करूँगा तो आपके पास बनेगा 2v2 डैश इज इक्वल टू 2m1v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस इसको हम लिखेंगे m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v2। ठीक है बस, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब दूसरा फार्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन दूसरा फार्मूला कैलकुलेट नहीं करना, उसके लिए हम सिमिलरली का वर्ड यूज़ करेंगे, और सिमिलरली के बाद क्या लिख देंगे, हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे v1 डैश दैट इज इक्वल टू 2m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस इस केस में आपके पास बनता है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2v1। तो यहाँ पे हमारे पास दो फार्मूलाज आ गए। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको बता दिया, दो क्वेश्चंस बनेंगे, कौन कौन सा, एक तो पिछले जो व्हाइट बोर्ड था उस पर एक्सप्लेन किया कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और अगर वो वेलोसिटीज कैलकुलेट करने का भी कहेगा तो यहाँ तक एक लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो जाएगा बॉयस। तो आज के लिए बॉयस इतना ही, इंशाल्लाह जो बाकी टॉपिक रहता है वो क्लास में डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।